Hi, dear students. Today I am going to start your next topic, Ohm's law. Before Ohm's law, I have already taught you the electrical potential and electric current, and all the notes and queries, questions. All these are already completed. So from today, our next video is about Ohm's law. So let us start. The one topic left in previous video, that is the direction of electric current. So here the last topic of the remaining part is direction of electric करंट. यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है. तो इसमें आपको हम एक डायग्राम से बता देंगे जो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा. सपोज कीजिए कि ये अगर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है किसी पार्ट्स का, और इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो ऐसे ऊपर, ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. मीन्स द करंट conventionally the direction of current is from positive terminal to negative terminal, and generally positive terminal has high potential and negative have low potential. So always the direction of electric current is from high potential to low potential. This is about the direction of current. Another thing is, this one is flow of electron. अब देखिए इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा that is from negative terminal to positive terminal, because electron has negative charge, so they always wants to go towards the positive. So it is the direction of electron, but conventionally the direction of electric current is from high potential to low potential. Okay, next topic is my Ohm's law. Some important notes is here. नोट्स आप लिख सकते हो. आपने 3 इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, वोल्ट मीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर. तो एक बार नोट में कहीं आप लिख सकते हो वोल्ट मीटर, दूसरा एमीटर और तीसरा गैल्वेनोमीटर. और एक्चुअली व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट. तो आप वोल्ट मीटर तो आप समझते हो, टू मेजर पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मापने के लिए यूज होता है. एमीटर का यूज टू मेजर करंट को नापना है तो आप किसका यूज करते हैं, एमीटर का. और गैल्वेनोमीटर क्या है ना कि इट इज यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट. इसका यूज क्या होता है, स्मॉल करंट के डिटेक्शन के लिए किया जाता है. अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ओम्स लॉ के पास. ये रहा ओम्स लॉ. एक्चुअली ओम्स लॉ क्या बताता है, व्हाट ओम्स लॉ स्टेट्स.
Ohm's law gives the relation between potential difference and current. तो इसका पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि it gives the relationship between किसके बीच, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओम्स लॉ हम शुरू से जानते आ रहे हैं कि B = IR, V = IR, बट एक्चुअली ओम्स लॉ क्यों आया, तो वो एक रिलेशन बताने आया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज होते हैं और करंट, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होते हैं। तो पहला पॉइंट, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब इनका स्टेटमेंट थोड़ा जान लें हम कि ये क्या स्टेट करते हैं, स्टेटमेंट इनका क्या है, क्या कहते हैं ओम्स लॉ। तो देखिए, ओम्स लॉ को लिखने से पहले आपको ये बताना होगा कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर टेम्परेचर बढ़ा दें और घटा दें तो उसके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, इंटरनल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में भी हम पढ़े हैं इस चीज़ को। तो यहाँ भी जो ये स्टेटमेंट आप ओम्स लॉ को देना चाहते हैं तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा शुरू में ही कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये देखिए, तब कोई बात बनेगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तब ओम्स लॉ फिर वेरीफाई नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, तब स्टेटमेंट लिया गया है जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहा। तब क्या बताया जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट which flow through a conducting wire is directly proportional to the potential difference across its end। ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा across its end का मतलब 2 पॉइंट आ गए वहाँ, और जब 2 पॉइंट आ जाएंगे तो वहाँ क्या आ जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएंगे। तो इनका स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट विच फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब सपोज कीजिए, अब हम इसको मान लेते हैं, अगर इसको हम मान लेते हैं, इस स्टेटमेंट को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म्स इसको देना चाहते हैं तो हम सपोज करते हैं कि कोई कंडक्टिंग वायर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और उससे कौन सा I करंट फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली यू कैन राइट, क्या लिख सकते हैं आप कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही आप स्टेटमेंट दिए हैं कि द करंट विच फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब I इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट कैन आल्सो रिटेन एज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब वो उसका प्रोपोर्शन है, इट मीन्स कि ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, इट मीन्स कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ जब इस प्रोपोर्शन को आप बराबर करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक आप कांस्टेंट लगा देते हो R, तब ये बराबर। तो यहाँ आपको लिखना पड़ता है कि वेयर R इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है
एंड इसी आर को क्या कहा जाता है, इसी आर को आप कह सकते हैं एंड इट आल्सो नोन एज रेसिस्टेंस। इसी को क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप क्या लिखे, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब अब आप वीर बन रहे हैं। तो यहाँ वीर फार्मूला से आप ओम्स लॉ को जान सकते हैं। सिंपल बात, अगर आप इसको एजुकेशन मतलब ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप जनरल वे में क्या कहते हैं कि हम पूजा पाठ करेंगे तो हमको साहस मिलेगी, हम वीर बनेंगे। तो ओम मतलब आप समझ रहे हो, गॉड के लिए हम याद करते हैं, ये वर्ड है। तो वो ओम से क्या आप बन गए, वीर। मतलब ओम्स लॉ क्या बताता है, वीर। V इज इक्वल टू आई आर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। R क्या है, रेसिस्टेंस है। अब हम इसी फॉर्मूला के इर्द गिर्द कुछ बातें करेंगे। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या ऑब्टेन कर लिया, V इज इक्वल टू आई आर। अब इस फॉर्मूला से तीन फॉर्मूला आपने, ये तो एक फॉर्मूला निकाल लिया, दूसरा इसी जगह से I को आप निकाल सकते हो। I मीन्स क्या होगा, V बाई आर, ये भी आप निकाल लिए, दूसरा फॉर्मूला हो गया। फिर यहीं से आप R भी निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू V बाई आई। ये देखिए तीन फॉर्मूला आपने यहाँ पे निकाला। एक ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर, दूसरा I इक्वल टू V बाई आर, R इक्वल टू V बाई आई। तो ये तीन फार्मूला आपने निकाला और इस तीनों से क्या कंक्लूजन आपको मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे आप कंक्लूजन देखिए, जिससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला कंक्लूजन कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD, मतलब ये V, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, PD I, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये I। तो इट मींस क्या, PD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कि अगर PD बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, अगर PD घटाएंगे तो I घटेगा। अब इससे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं आपके बुक से। अगर क्या कहता है क्वेश्चन कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल्ड, उसको हम डबल्ड कर दिए तो पूछेगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट। आई विल आल्सो डबल, ये भी डबल हो जाएगा चूंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेम कभी क्वेश्चन आ जाता है कि PD इज गेट हाफ, इसको हाफ कर दिया गया तो करंट विल आल्सो गेट हाफ, वो भी हाफ हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लेंगे PD का रिलेशन I के साथ क्या रिलेशन है। दूसरा हम आपको बात करने जा रहे हैं R का, इसको मिटाएं। दूसरा हम आपको बता रहे हैं तो अब R का रिलेशन हमको लिखना है, तो B इज इक्वल टू आपने लिखा आई आर, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो V बाई आई से क्या आप रिलेशन निकला कि ये R जो है, रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट का, 1/I हो रहा है करंट का। तो अब देखिए इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे। क्या आता है क्वेश्चन कि रेसिस्टेंस R इज डबल्ड, R को डबल्ड कर दिए तो I क्या होगा, I हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर कभी क्वेश्चन आ जाती है कि R इज हाफ, मैंने रेसिस्टेंस को हाफ कर दिए तो I क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छा से नोट कर लीजिए। यही रिलेशंस है, इस तरह आप उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इनके ग्राफ के बारे में। ओम्स लॉ का एक अपना ग्राफ होता है
ग्राफ, जिस ग्राफ में हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस पे करंट रखते हैं, दूसरे एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं, और जब इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन देते हैं। क्या देते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन देने के बाद इन दोनों के बीच में क्या रिजल्ट निकलता है? तो आप देखिए, इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, then we find that it gives a straight line. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके किसके बीच? पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच, तो हमें क्या मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और स्ट्रेट लाइन के बारे में आप पढ़े होंगे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैन बी ऑब्टेन्ड, आप यहाँ लिख सकते हो, स्ट्रेट लाइन graph can be obtained only if two quantities are directly proportional to each other. यहाँ देखिए, ये ऑलरेडी ग्राफ के बारे में बताया गया है कि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो और उन दोनों का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है, तो ऐसा बताया गया है कि अगर वो दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन आता है, इट मीन्स कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो जब हम आई और भी के बीच में ग्राफ प्लॉट किए तो हमें क्या मिल गया? स्ट्रेट लाइन। इससे क्या प्रूफ हुआ कि ओम्स लॉ ने ये बताया कि करंट जो होता है, जो किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, वो ऑलवेज उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कभी कभी आपके क्वेश्चंस में क्या दे देते हैं कि आपको ऐसा ग्राफ दे देगा, कभी कभी ऐसा दे देगा, और पूछेगा कि बोथ ग्राफ फॉलो द रूल्स ऑफ ओम या ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप लिखिएगा नो, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला जब भी कोई ग्राफ मिलेगा तो वो क्या रिजल्ट देगा? स्ट्रेट लाइन। इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। मेरा अगला टॉपिक क्या है? रेसिस्टेंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक जो टर्म्स मिला था, रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस है क्या? ये कैपिटल आर से इसको इंडिकेट करते हैं, जो ओम्स लॉ में कांस्टेंट के रूप में आया था। ये है क्या? तो आप सिंपल भाषा में समझ जाइए, रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट करने वाला। रेसिस्ट मतलब रोकने वाला, अपोज करने वाला। तो वो किसको अपोज करेगा भाई? तो करंट को अपोज करेगा। मीन्स resistance is a property of material which oppose or resist the flow of current. तो आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि it is a property, ये एक प्रॉपर्टी है which of, किसका प्रॉपर्टी है भाई? तो of a conducting wire या conducting material which क्या करता है भाई? which resist और oppose the flow of current. जो करंट के फ्लो को क्या करे? रोके, उसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। और इस रेसिस्टेंस को किससे इंडिकेट किया जाता है? आर से। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसके यूनिट पे आएंगे। तो यूनिट के लिए सबसे पहले हम इसका एसआई यूनिट जान जाएंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ओम। और इसको इस तरह लिखा जाता है, ओम। एक ग्रीक सिंबल है। एसआई यूनिट रेसिस्टेंस का क्या हुआ? ओम। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हम देखें
तो मैथमेटिकल फार्मूला में आपने क्या देखा था ओम्स लॉ से, तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आपने क्या पढ़ा था, वीर बने थे आप, V = IR, तो R बराबर हम पढ़ रहे हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट किसका वैल्यू देता है, रेसिस्टेंस का। तो अब यहाँ पे आपको मैंने पिछले क्लास में बताया है कैसे यूनिट निकालते हैं और उसका डिफिनीशन कैसे देते हैं। तो R का यूनिट आपको मैंने क्या बताया, ओम, तो आपने यहाँ लिख दिया 1 ओम, 1 ओम लिख दिया। अब इसको हमको पता करना है कि ये कितने के बराबर होगा, तो देखिए V का यूनिट क्या होता है 1 वोल्ट और I का यूनिट क्या होता है 1 एम्पीयर। अब आप इसको सेट कर लेंगे, क्या सेट करेंगे कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर से 1 एम्पीयर का करंट किसी 2 पॉइंट्स के बीच में गुजरे जिसका PD कितना हो 1 वोल्ट हो, तो उसमें लगने वाले रेसिस्टेंस कितने होंगे, 1 ओम के बराबर होंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इनके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये रेसिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड्स करता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे ये ओम्स रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। तो देखिए यहाँ पे मेनली 4 फैक्टर्स होते हैं जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला होता है लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टिंग मटेरियल, जो भी कह सकते हैं। ये लेंथ क्या है, आप देखिए R जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपको यहाँ से अपने घर के गेट के पास जाना है, तो क्या बीच में प्रॉब्लम मिलने की संभावना होगी, नहीं होगी, कम से कम होगा, कहीं बीच में कोई बिल्ली दौड़ गई प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से 5 किलोमीटर जाना हो तो उस बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। मतलब जितना कम दूरी उतना ही कम रेसिस्टेंस, जितना लंबा दूरी उतना ही लंबा ज्यादा रेसिस्टेंस। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर लेंथ को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, वो भी डबल होगा। अगर लेंथ को हाफ करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर। ये पहला फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, यही 2 मेन फैक्टर्स होते हैं जिसपे ज्यादातर रेसिस्टेंस डिपेंड कर। दूसरा होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब जिस कंडक्टर से वो करंट फ्लो कर रहा है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है आपको मैं यहां बता दूं कि ये जो रेसिस्टेंस होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मान लीजिए कि ये वायर है, इसका ये एरिया हुआ, और ये भी एक वायर है, इसका ये एरिया हुआ। अब देखिए इसका एरिया ज्यादा है इसके तुलना में, तो यहाँ एरिया ज्यादा तो रेसिस्टेंस कम, यहाँ एरिया एकदम कम तो रेसिस्टेंस ज्यादा। तो ये एरिया पे भी डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एरिया को हम डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, अगर रेसिस्टेंस को डबल कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 2 पॉइंट आपने देखा। तीसरा होता है नेचर ऑफ मटेरियल। आप किस तरह के मटेरियल ले रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। आप मटेरियल कैसा ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। हो सके वो एलॉय हो सके वो मेटल हो। तो मेटल और जैसे आप कॉपर का नाम जानते होंगे, नाइक्रोम का जानते होंगे, तो इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होती हैं। आई मीन कि 60 गुना रेसिस्टेंस ज्यादा होता है नाइक्रोम का।
तो मटेरियल के नेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। और एक चौथा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये देखिए टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। अगर प्योर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। तो मेनली यहाँ रेसिस्टेंस के कौन कौन से फैक्टर आपने देखा। पहला लेंथ देखा, लेंथ, दूसरा क्या देखा, क्रॉस सेक्शन एरिया देखा, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये चार मेनली फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं तो एक इसी रेसिस्टेंस से रिलेटेड टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी ये देखिए क्या है, एक्चुअली रेसिस्टिविटी का मतलब होता है ना कि द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ ए कंडक्टिंग वायर हैविंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब सिंपल सा है कि जब हम किसी कंडक्टिंग वायर का लेंथ L 1 मीटर ले लेंगे और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लेंगे, मतलब यूनिट लेंथ ले लें और यूनिट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें, तो उतना दूर में जो रेसिस्टेंस ऑफर होगा दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। मीन्स क्लियर हो रहा है कि क्या कर रहे हैं कि द रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस ही है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर हैविंग 1 मीटर एरिया, 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब इस रेसिस्टिविटी के लिए न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसका फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो आपने रेसिस्टेंस में देखा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा आपने देखा है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये आप दोनों देखें, आपने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब आप एक साथ मिलाओगे तो क्या मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A मिला। अब इस प्रोपोर्शन को जब आप क्या करोगे, बराबर करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, आप देखो यहाँ आपको क्या मिलने जा रहा है कि R बराबर, यहाँ एक रो लग जाता है, क्या लग जाता है, रो L बाई A, ये मिला। और यही रो क्या हो जाता है, ये इसी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और इसी को और क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी, यही रेसिस्टिविटी है। तो रेसिस्टिविटी के वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करोगे, ये देखिए क्रॉस गुना R A हो गया बाई L हो गया। अब इसका यूनिट अगर आपको निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ रो का, ये देखिए R का यूनिट क्या होता है, ओम, और एरिया का क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, मीटर से मीटर खत्म, तो रो का क्या हुआ, ओम मीटर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओम मीटर। तो ये इसका यूनिट है, ये भी पूछता है क्वेश्चन। अब इसी फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उसको सोल्व कीजिएगा। आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको सोल्व करूँगा। थैंक यू। अगले वीडियो में अगले क्लास की तरफ चलेंगे।